हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्लास 10th की आपकी साइंस, यानी कि ये चौथा पार्ट होगा जिसमें हम लोगों ने ये प्रश्नावली, जो पहली प्रश्नावली आपकी क्या कहते हैं इसको, प्रश्न श्रृंखला 1, जो कि आपके ये दी ही हुई थी। इसमें कई सारे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। इनको हम लोगों ने बाखूबी पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था और समझा भी था। अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देखें। ये पहला क्वेश्चन था, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। दूसरा, हम लोगों ने इसके संतुलित समीकरण कर लिया था। संतुलित समीकरण करके इसको हम लोगों ने सूत्र रूप में और इसकी अवस्थाओं के रूप में भी हम लोगों ने बना लिया था। ठीक है, तो ये हो चुका था हम लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का, जो कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार है। क्या है? रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं। अब आपने सीख लिया रासायनिक समीकरण के महत्व, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और आपने एक प्रश्न श्रृंखला भी कर लिया जिसमें 3 क्वेश्चन थे, संतुलित करना, अवस्थाओं में प्रकट करना। आई होप कि आपको बनने लगा होगा। अब हम लोग अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अपक्रियाओं के प्रकार हम लोगों के जो चैप्टर में है क्लास 10th में अध्याय 1 में, वो कितने लेवल का है और कौन कौन सी अपक्रियाएं हमारे अध्याय में है, उनको हमको सीखना जरूरी। होती तो बहुत सारी हैं, आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन अभी 10th में क्या है वो हम लोग देखते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, तो आपको ये बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना है। जहाँ बुक अगर आपने खरीद ली हो तो बुक लेके बैठना, ताकि जहाँ पे मैं परिभाषाएं टिक लगवाऊँ आपको टिक लगा लेना है, ताकि आपको और अच्छे समझ में और आप रिवीजन करने के लिए ज़्यादा सरल हो सके आपके लिए। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। अच्छा, परमाणु का नाम यहाँ पे आया है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हम आपको बता दें कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर क्या बनता है भाई, एक आपका परमाणु बनता है। क्या बनता है? एक परमाणु बनता है। परमाणु से क्या बनता है भाई? कण बनते हैं। अच्छा, परमाणु कण, एक अणु होता है, अणु बनता है। परमाणु कण तो एक ही हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएगा, है ना, यानी अणु। और उसके बाद आपका तत्व बनता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पदार्थ मिश्रण वगैरह बन जाते हैं। यानी किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु है। ठीक है, परमाणु को बाद में तोड़ा गया था, पहले इसकी मूलभूत इकाई जो है, सबसे सूक्ष्म इकाई क्या माना गया है आपको? परमाणु माना गया है, सबसे छोटी इकाई। यानी कि जिन पदार्थ जिन अणुओं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं उनको हम परमाणु कहते हैं, एकदम छोटे छोटे कण। ठीक है, जिसे कहा गया है कि अविभाज्य कण, जिसे हम और ज़्यादा नहीं विभाजित कर सकते। लेकिन आपको पता है कि इसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसी प्रकार आपके 33 टोटल सूक्ष्म कणों से मिलकर परमाणु बनता है। ठीक है, बिल्कुल। और परमाणुओं के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यानी जब आपके बहुत सारे परमाणु एकत्रित होकर के जो आपका आकार बनाते हैं वो अणु होता है। बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं। बहुत सारे तत्व मिलकर पदार्थ बनाते हैं। सिंगल तत्व भी पदार्थ बनाता है, बहुत सारे तत्व भी पदार्थ बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, वो आगे की बात है। लेकिन सबसे छोटा हम आपको थोड़ा सा ये समझा दिए, ताकि परमाणु का नाम जब भी आए, अणु का नाम आए, तत्व का, पदार्थ का, तो आपको ये संरचना दिमाग में रखना और कॉपी में इसको बना लेना है। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का चार्ज होता है यानी आवेश होता है प्लस का, इलेक्ट्रॉन का माइनस का, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। ये किसी प्रकार का आवेश इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये अध्याय 9 का है, ये क्लास 9 का है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए, तो अब आपको समझ में आया कि इस समय किसी तत्व का परमाणु, देखो तत्व परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। आपको पता होना चाहिए, इसमें ये बहुत अच्छी बात बताई कि रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंधन के टूटने, जो आबंधन होता है, आबंधन मतलब होता है जैसे हमारे आपके बीच में क्या बंधन है, क्या कनेक्शन है ना, क्या रिश्ता है। तो ये जो परमाणुओं के बीच में रिश्ता होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आबंधन कहते हैं, बंध कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमारे आपके बीच में हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे स्टूडेंट हैं और हम आपके टीचर हैं, या ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे इनके जो बीच संबंध होता है, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के बीच में जो संबंध होता है
जो रिलेशन होता है उसी को हम आबंध कहते हैं। तो कई प्रकार के रिलेशन होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। जब भी जुड़ेगा या टूटेगा तो क्या होगा, जुड़ने से भी और टूटने से भी, ठीक है। अगर इतना बड़ा परमाणु इसके टूट गया, दो टुकड़े हो गए, तो इससे भी नए पदार्थ बनेंगे। और अगर दो टुकड़े हैं उनके जुड़ने से भी एक जब तीसरा बनेगा तब भी नया पदार्थ कुछ न कुछ बनेगा। इसका कहने का मतलब परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे आबंध के बारे में, 3 और 4 में पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ भी बीच बीच आएगा हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। हम किस लिए हैं, तो पहली अपक्रिया आपकी आती है संयोजन अपक्रिया। क्या आती है, संयोजन। इसका नाम में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, संयोजन। आपको पता है संयोजन यानी संयोग से बना हुआ है, ठीक है। संयोजन यानी संयोग से, संयोग यानी होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना होता है, ठीक है, बिल्कुल। एक्टिविटी क्रियाकलाप 1.4 देखते हैं हम लोग। इसके माध्यम से संयोजन के कुछ प्रैक्टिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड, ये बीकर है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड करा के तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, बुझा हुआ चूना ले लेते हैं। इसमें धीरे धीरे जल मिलाएंगे, धीरे धीरे इसमें जल मिलाएंगे। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसा चित्र में दिया, ये देखिए स्पर्श कर रहा है, उसको टच कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ, बिल्कुल। इसमें बुझा हुआ चूना है, इसमें क्या होगा कि हल्का सा गर्म पड़ेगा या ठंडा होगा, ये आपको प्रैक्टिकल करने में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। और जब कोई चीज ऊष्मा उत्पन्न करती है तो हीट यानी उत्पन्न करती है, गर्म यानी ताप, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। वैसे तो हम लोग करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे वो कर रहा और बता भी रहा रिजल्ट को, ठीक है। तो क्या कह रहा कि बहुत ज्यादा इसमें क्या कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने मिलाया था जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब आपको समझ लेना है बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब इसको सूत्र रूप में कैसे, समीकरण के रूप में कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड ये दिया गया है आपका बिना बुझा हुआ चूना। क्या दिया गया है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये आपको सूत्र हमने बोला था एक कॉपी 10 रुपए की बना लेना है, और उसमें जैसे आपको सूत्र मिलता जाए, अब आपको इसके दो नाम लिखना है, बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, और CaO लिखना है। ये सॉलिड अवस्था में है और इसमें पानी लिक्विड अवस्था में है। ये L का मतलब भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, H2O। और इससे जब आपस में क्रिया करते हैं दोनों, तो कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस यानी जली विलयन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता होता है, जो कि बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझे हुए में पानी डालेंगे तो बुझा हुआ हो जाएगा, ठीक है, और उसमें से बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है। जब आप दीपावली वगैरह जब आता है तो लिपाई पुताई होती घर की, तो मैं हेल्प करता था। तो उसमें क्या होता था कि जब चूना लाते थे, बिना बुझा हुआ चूना पुताई करने के लिए घर की, तो उसमें जब पानी डालते थे तो उसमें एक बिल्कुल गर्म वायु निकलती थी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो बिल्कुल उसमें से निकलती। प्लास्टिक अगर टब है या फिर स्टील का, वो गर्म पड़ जाता था पूरी तरह से, और धीरे धीरे उसमें बुझबुझे निकलते थे बहुत सारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला करते एक्चुअल में, ठीक है। अब बाद में जब वो धीरे धीरे पूरी निकल जाती है तो चूना एकदम ठंडा हो जाता है, ठीक है, और इसको खाने का भी उपयोग करते हैं बहुत सारे बुझाकर चूना। इस प्रक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर, ये देखिए इसमें कह रहा कि या तो संयोग, क्या है इसका, संयोग हो रहा। हमने आपको पहले बताया कि संयोजन अपक्रिया में संयोग हो रहा है। दो अलग अलग पदार्थ हैं, ये देखिए एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक क्या है आपका पानी है, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल करके एक बना दिए क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए और थोड़ा सा ऊष्मा बना दिए, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जुड़ने का काम हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिल रहे हैं और एकल उत्पाद बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, इसमें दो हैं, पहला और ये दूसरा जल है, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो
तो आपको बिल्कुल यहाँ से टिक लगा लेना है। ये आप एक परिभाषा मिल गई आपकी संयोजन अपक्रिया की। क्या है? ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और इसको नाम से याद रखना है, संयोजन यानी जुड़ना। तो दो या दो से अधिक अभिकारक ही जुड़। अभिकारक किसे कहते हैं? हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो तीर के निशान के इधर होते हैं जो आपस में क्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था इस चैप्टर के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्या दिया गया है, ब्रैकेट में क्या दिया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको हम लोग। इसमें दिया गया, आप जानते हैं ऊपर की अपक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। वो देखिए, हमने आपको बताया था पुताई करने के लिए हम लोग यूज करते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अपक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है। वो देखिए, बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उसके साथ क्या करता है, वो क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। वो देखिए, रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, संगमरमर का भी। ये कैल्शियम कार्बोनेट कब आपको मिल गया है? तो आपको अपनी कॉपी में हमने बोला था, जो कॉपी बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र और संगमरमर का सूत्र यही है, आपको यही चीज लिख लेना है। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो हमारा मिलकर बना हुआ था और ये बाहरी जो हमारी वातावरण से CO2 ले लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपस में क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और ये पानी बनाता है, बाहर निकालता है। ठीक है, पानी छोड़ता है। तो ये चीजें आपके एक रासायनिक अपक्रिया, यहाँ से दो लोग जुड़ करके एक बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी संयोजन हो रहा है। आइए संयोजन अपक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। चलिए और देख लेते हैं हम लोग उदाहरण। ठीक है, तो जितने सूत्र मिलते जाएंगे आपको सारे लिखते चलना है, क्योंकि ये बाद में काम करेंगे। ठीक है, अच्छे सीखना है केमिस्ट्री को। तो कोयले का दहन, अगर हम कोयले को जलाते हैं, कोयला यानी कार्बन, कार्बन को किसके उपस्थिति में जलाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन यहाँ पे सॉलिड है और ऑक्सीजन आपका गैस के रूप में है। इसको जलाने से क्या होता है? दोनों के बीच क्रिया होती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? दोनों को जुड़ने से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये भी जुड़ने का काम कर रहा है, जुड़ने का काम कर रहा है। दैट सिटी क्या है आपका? संयोजन अपक्रिया है। क्या है आपका? संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, ये क्या है आपका? संयोजन अपक्रिया बनकर तैयार हो गई। तो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये तो आपका पाठ का नाम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो पहली हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा है H2 तथा O2 से जल का निर्माण करना। H2 और O2 से, यहाँ पे कह रहा है H2 प्लस O2 से पानी का सूत्र होता है H2O। अब लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डबल है, बताइए। ऑक्सीजन डबल है तो इसको डबल करने, ऑक्सीजन को डबल करने के 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसको भी 2 दे दो। तो ये हो गया, बैलेंस बन गया। 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 आपका ऑक्सीजन। ठीक है, समझ गए? 2 ऑक्सीजन हो गई। ये देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और 2 है, बिल्कुल करेक्ट है। 2 दूना 4 आपका यहाँ पे गुणा होता है, ये आपका गुणा है। ठीक है, हाँ, वैसे भी आप सोच रहे होंगे 2 2 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस समीकरण बनाकर यहाँ पे गैस लिया था H2 और O2 गैस लिया था, इससे क्या होता है? जल का निर्माण होगा। ये प्रयोगशाला में भी होता है। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, कुछ भी हो सकता है, हमने आपके तत्व यौगिक सभी बता दिए है ना, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपकी एक परिभाषा मिल गई है सरल शब्दों में, तो यहां से आप टिक लगा सकते हैं इसको भी। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, यानी तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अपक्रियाओं को संयोजन अपक्रिया, चाहे ये वाली लिख लीजिए चाहे वो वाली लिख लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। इनको सबको टिक लगाते चलना, क्योंकि अभी ये आपसे आपके प्रश्न श्रृंखला में पूछेगा, अगली वाली प्रश्न श्रृंखला में। ठीक है, हाँ। क्रियाकलाप में 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है। बिल्कुल, ऊष्मा बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे अपक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। बिल्कुल, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं।
क्या कह रहा, जिन अपक्रियाओं में, ये यहां से मिल गया एक और परिभाषा मिल गई, जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद भी बन रहा हो और आपका उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही, उसे हम ऊष्मा क्षेपी, एक होती है शोषी जो अंदर की ओर अवशोषित करेगी और जो बाहर की ओर ऊष्मा निकालेगी उसको क्षेपी कहते हैं, क्षेपना, बाहर निकालना, ठीक है, बिल्कुल। ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम यहाँ पे CH4 मेथेन लेते हैं और उसको हम O2 की उपस्थिति में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, CO2 और पानी प्लस ऊर्जा भी निकलती है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं मेथेन जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उससे क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी और ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ये भी गैस के रूप में निकलता है और ऊर्जा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ये आपका बहुत मोस्ट है, इसको टिक लगा लेना है, रिवीजन में ये काम करेगा, ठीक है। आप जानते नहीं, बिल्कुल जाने ही जाइए इसको, आपको बिल्कुल याद कर लेना, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल। तो श्वसन हम लोग जो सांस लेते हैं तो उससे बाहर ऑक्सीजन बाहर जाती है, ठीक है, तो श्वसन एक क्या है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, हाँ। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो देखिए ग्लूकोज बनता है, उसके बाद हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अपक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। किसमें करेंगे, अध्याय 6 में करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ग्लूकोज है, जलीय विलयन में प्राप्त होगा C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज का सूत्र है। और O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपसे क्या करेगा, मिलेगा ये, तो क्या बनेगा, CO2 बनता है और H2 और ऊर्जा, ये देखिए पानी बनता है हमारे शरीर में और ऊर्जा भी हमको मिलती है, CO2 गैस निकलती है जो हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं श्वसन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जब मिलता है ऑक्सीजन से तो आपको ध्यान रखना है, आइए ग्लूकोज का सूत्र आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का भी नोट कर लेना, ऑक्सीजन को तो आपको पता है, ये बैलेंस बनाया गया है, बाकी ये बैलेंसिंग की गई 6 लिख करके आपको बैलेंसिंग हमने बता रखा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, साग सब्जी और वनस्पत द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। जब साग सब्जी सड़ जाती हैं और उससे क्या होती है, कंपोस्ट खाद बन जाती है, तो उसमें भी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो भी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। इसको भी आपको बढ़िया टिक लगा लेना है कि बाद में रिमाइंडर करने के लिए, बढ़िया रिविजन करने के लिए आपको काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अपक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1.1 जो क्रियाकलाप था तो उसमें आप देख लेंगे ये चीज क्या है, ठीक है। अगली आ गई आपकी वियोजन अपक्रिया। क्या आ गई है, वियोजन यानी अपघटन। अभी हमने संयोजन पढ़ा, अब आ गया वियोजन। वियोजन यानी क्या होता है, अलग होना, ठीक है, वियोग उत्पन्न होना, वियोजन यानी अलग होना, अपघटन यानी टुकड़े होना। और अभी हमने संयोजन जोड़ने वाला देखा, अब अलग होने वाला देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी आपको एक संयोजन अपक्रिया बढ़िया से याद कर लेना, इसकी परिभाषाएं लिख लेना, ऊष्माक्षेपी है, संयोजन है, ठीक है, ये चीजें आपको याद कर लेना। कौन कौन से श्वसन ऊष्माक्षेपी है, आपका सब्जियों का विघटन होना यानी कंपोस्ट होना, खाद बनना भी आपकी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ये सब चीजें आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, बढ़िया टिक लगा लेना, ताकि आपको दोबारा जब बुक पढ़ें तो रिविजन करने के जो मेन हमने बताया वो चीज आपको पढ़ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो आप दोस्तों तक शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है बिल्कुल, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको पसंद आई और दोस्तों तक शेयर कीजिए आप। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।